बेटा आज हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स उससे रिलेटेड कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और रीजनिंग क्वेश्चन उसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अलग से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइस दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो आइस है, जो बर्फ़ है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका जो पहला रीजनिंग क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द आइस, वो ये है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या ओवर द वाटर। मुमकिन है वो कह दे कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, वाई या जस्टिफाई, वजह बताओ। तो हम ज़हन में रखेंगे कि जो आइस है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है। वाटर इनफैक्ट अपना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वो कुछ यूं कि अगर मैं कोई एक लिक्विड ले लेता हूं और ये लिक्विड है ए, एक दूसरा लिक्विड मैं ले रहा हूं और वो कौन सा है, वाटर। यहाँ पर मैं H2O ले रहा हूँ और यहाँ पर इसका एक क्राइटेरिया बताना है, इससे कंपेयर करना है। लिक्विड्स अदर देन वाटर ये फ्रीज होते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स, नीचे पहले फ्रीज होगा, फिर ऊपर चलते चलते इस तरह फ्रीजिंग उसकी होती जाएगी। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर जो है उसकी जो फ्रीजिंग है वो टॉप पे पहले होती है, टॉप से शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसकी फ्रीजिंग होती जाती है। इस वजह से ये अपना एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है वाटर। तो जब ये टॉप पे फ्रीज होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, आइस की पहली लेयर बनती है, आइस की फ्रीजिंग की। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों। मैं यहाँ पर ये एक इनिशियल पॉइंट ले रहा हूँ 0, फिर ऊपर जाऊँगा तो ये +1, फिर ये +2, फिर ये +3, फिर ये +4, फिर ये +5 एंड डॉट डॉट डॉट। नीचे से ऊपर की तरफ जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, या ऊपर से नीचे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। फर्ज किया कि यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर है RT, दैट इज रूम टेम्परेचर, और ये आम तौर पे कितना लिया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है। अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करूं तो ये HO और ये H है, ये HO और ये H है, ये HO और ये H है। तो इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल बगैर किसी अरेंजमेंट के यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब अगर मैं +5 डिग्री सेल्सियस पे देखूं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल और एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और एक दूसरे के ये नज़दीक आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, टेम्परेचर कम हुआ तो ये नज़दीक नज़दीक आ गए, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब ये तकरीबन ये 3.5
3.98 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो अब यकदम इनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, क्योंकि अब HOH ये HO और ये H, ये वाटर के मॉलिक्यूल एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाते हैं। दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ प्रॉपर वे। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है वाटर के मॉलिक्यूल में। जब ऐसा होगा तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। दोबारा यहां तक सुने, रूम टेम्परेचर पे हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, दूर दूर हैं, लिक्विड स्टेट में हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एक वक्त आएगा 3.98 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर यकदम वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को प्रॉपर अरेंजमेंट में ले आएंगे। जब प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो उनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि D इज इक्वल टू M/V, या D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब डेंसिटी कम होने से जो वाटर है वो यहाँ अपने आप को अरेंज करने के बाद ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा, और मज़ीद इसका टेम्परेचर कम होगा, देन इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू अ लेयर ऑफ आइस। तो ये अपने आप को बर्फ या आइस की लेयर में तब्दील कर लेगा। अब वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है। कितना वॉल्यूम बढ़ता है, तकरीबन इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 9%। 9%। तो क्या मैं कह दूं कि अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी पड़ा हुआ है, हम उसको फ्रीज़र में रख दें, जब वो आइस में बदल जाएगा तो अब उसका वॉल्यूम 109 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पहले 100 था, अब 109। इट मीन्स 9% उसमें इजाफा हो गया उसके वॉल्यूम में। जब इतना इजाफा हुआ तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी सरफेस के ऊपर चला गया, ओवर द सरफेस, ऑन द सरफेस। और वहाँ पर मज़ीद टेम्परेचर कम होने से जब 0 डिग्री सेल्सियस अचीव हुआ तो लेयर ऑफ द आइस की शक्ल में वो बदल गया। ये बात समझी। एक चीज़ तो ये आ गई कि 9% वॉल्यूम इंक्रीज होना, दूसरी चीज़ कि इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होना, तीसरी चीज़ वो भी ज़रा सुन लें कि जब वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं तो इस दौरान उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस में एयर फिल्ड अप हो जाती है। तो जब एयर उनमें एंट्रैप्ड हो जाएगी तो ये भी वजह बनेगी कि आइस जो है ये ऊपर जाके सरफेस पे जाके फ्लोट करना शुरू कर देगी। तो इट मीन्स कि आइस जो है लो डेंस है एज कंपेयर टू द वाटर। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा और आइस की डेंसिटी कम। अब इससे एक और रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि वाई एक्वेटिक लाइफ रिमेन्स अलाइव ड्यूरिंग द विंटर सीजन फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों के लिए ये जो फिश वगैरह हैं या दूसरी एक्वेटिक लाइफ है, ये पानी के, समंदर के पानी या दरियाओं के पानी या जो तालाब होते हैं, जोर्स होते हैं, उनके बॉटम में चली जाती हैं, क्योंकि बॉटम में टेम्परेचर तकरीबन 3.98 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्सीमेट 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर जो पानी है वो अब मज़ीद हीट लॉस्ट या हीट गेन इसको ओबे नहीं करता,
क्योंकि जो पहली लेयर बन जाती है आइस की, जिसको नेचुरल कंबल, जो नेचुरल ब्लैंकेट है, कुदरती कंबल, ये भी उसको कहते हैं कि वो मज़ीद हीट लॉस, हीट गेन को अलाउ नहीं करता। इसलिए कि आइस की जो पहली लेयर है ये आइसोलेटर के तौर पे काम करती है, आइसोलेशन है इसके ज़रिए हीट की। अब यही वजह है कि दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं लिख दूं। एक्वेटिक लाइफ remains alive during winter। शदीद सर्दियों में जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाली मखलूक है, वो जिंदा रहती है। ऐसा क्यों? तो उसका भी आपने यही आंसर देना है कि पहली जब आइस की लेयर बनेगी वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। अब मज़ीद टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, नीचे पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर रहेगी, कुछ माह वो वहाँ पर गुजारेगी। ये थे पहले 2 रीजनिंग क्वेश्चन अबाउट द लो डेंस नेचर ऑफ द आइस। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ एनी मेटल। 1 ग्राम मैंने कोई सी मेटल ले ली और 1 ग्राम वाटर, ये पानी ले लिया। ये जो 1 ग्राम ऑफ मेटल है ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगी और 1 ग्राम वाटर वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम वाटर। इधर मैं लिख देता हूं एनर्जी in the form of heat absorbed by 1 ग्राम मेटल। ये जो वाटर है ये तकरीबन 10 टाइम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू द 1 ग्राम ऑफ एनी मेटल। फर्ज किया कि इसका 1 ग्राम वो तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट अपने अंदर रख सकता है, यानी 120 जाउल्स मैं यूं लिख देता हूं। तो जो वाटर का 1 ग्राम है ये तकरीबन 10 टाइम्स ग्रेटर देन दिस, 10 टाइम ग्रेटर देन दिस। 1 ग्राम वो 333 जाउल्स इतनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसको 10 पे डिवाइड कर दो तो ये कितना करेगा, ये 33.3 जाउल्स एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हीट एब्जॉर्ब बाय द 1 ग्राम ऑफ वाटर है दैट इज मच मोर 10 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू द 1 ग्राम ऑफ एनी मेटल। ये गर्मियों के मौसम में लोहा भी पड़ा हुआ है और पानी भी खड़ा हुआ है, तो जो लोहा है या कॉपर है या सिल्वर हैं, ये जो मेटल्स हैं वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करती हैं। कितनी कम? 10 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। तो ये तो था हीट एब्जॉर्प्शन बाय द वाटर। इसी तरह जब ये वाटर जो है आइस में बदलेगा, सॉलिडिफिकेशन होगी, तो इसकी जो हीट जितनी इसने ली थी 10 टाइम ग्रेटर देन द मेटल, उतनी ही ये बाहर भी निकालेगा। तो जब ये वेपर्स वगैरह बनेंगे, ये उड़ेंगे, पानी के उड़ते हैं,
तो उसकी वजह से एयर में ह्यूमिडिटी आती है, उनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, हमारी स्किन के ऊपर ये वाटर के वेपर स्ट्राइक करते हैं, हमारी बॉडी में वो अपनी जो हीट है, जो एनर्जी है वो रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट, बहुत ज़्यादा पसीना हमें आता है। पसीने की वजह भी आप लोगों ने सुन ली। अब मैं इसकी हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि मेरे पास आइस सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर दैट चेंजेस इनटू लिक्विड। आइस जो है वो पानी में चेंज होती है, तो इस दौरान जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन है वो कितनी है, वो है 6.02 किलो जाउल्स पर मोल। इतनी हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी एक मोल आइस का जब मेल्ट होता है, लिक्विड वाटर में चेंज होता है, तो इस दौरान जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है, 6.02 केजे पर मोल, इतनी ज़्यादा। अब इसी डेटा से मैं आगे चलता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ आइस का मतलब क्या है, 1 मोल आइस ये 18 ग्राम के बराबर है। 1 मोल वाटर ही है ना ये। अब अगर मैं यूं लिख दूं कि 18 ग्राम ऑफ आइस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of heat to melt is equal to 6.02 kJ किलो जाउल। अब अगर मैं लेता हूं 1 ग्राम ऑफ आइस रिक्वायर्स एनर्जी इन the form of heat is equal to 6.02 divided by 18, 6.02 divided by 18। अगर मैं 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ आइस ये ले लेता हूं, तो आप जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6.02 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। अब ये जो बनता है ये वाला, ये तकरीबन बनता है 33.3 के लगभग, या जितना भी बने। मैं यहाँ पर इसका ओवरऑल रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो बनेगा 34.4 किलो जाउल। 34.4 100 ग्राम ऑफ द जो आइस है वो क्या करेगा कि वो 34.4 केजे इतनी जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन में, मेरे पास कोई एक जग पड़ा हुआ है और उस जग के अंदर पानी है, ये नहीं मालूम कि पानी की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, ये वाटर मौजूद है। इसमें अगर हम 100 ग्राम आइस का डाल देते हैं, 100 ग्राम आइस का, पानी के अंदर 100 ग्राम आइस डाला, जो बर्फ़ है वो हमने इसके अंदर डाल दी, तो इसने पानी को इतना ठंडा कर दिया, क्योंकि पानी के अंदर से 4.4 डिग्री सेल्सियस नहीं किलो जाउल इतनी जो एनर्जी है उसने पानी के अंदर से एब्जॉर्ब की, और फिर पूरा जो 100 ग्राम आइस है वो मेल्ट हो गई। इस वजह से ये जग के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया। अगर हम वैसे उतना ही पानी हम ले लें दूसरे जग में, अब इसमें आइस ना डालें, तो ये तकरीबन 20 जाउल तक या 20 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ये सराउंडिंग से लेगा, क्योंकि इसमें आइस तो है नहीं, इसमें तो जो सिस्टम था वो आइस था, सराउंडिंग पानी था। इसमें जो सिस्टम है वो वाटर है, आइस तो है ही नहीं, तो इसकी सराउंडिंग ये बाहर से है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की, दैट इज़ वेरी हाई,
दैट इज वेरी हाई। ये थे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन। अब इसके मुतालिक मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इज वेरी हाई, जस्टिफाई, जस्टिफाई करें या ब्रीफली डिस्क्राइब करें या वाई ओनली लिखा हुआ आ जाएगा, गिव रीजन। तो ये क्वेश्चन भी खासा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की डिस्कशन शुरू की हुई थी, उससे रिलेटेड ये चीज आ गई रीजनिंग क्वेश्चन। जी नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, कैसे बनता है, कौन सी थ्योरी इसमें इन्वॉल्व होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं मेटेलिक सॉलिड के चंद एक एटम्स ले रहा हूं लाइंग एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ पड़े हुए हैं। ये किसी भी मेटल के एटम्स हैं। ये इस मेटल का न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है और ये उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। मैंने 3 एटम किसी भी मेटल के ले लिए और उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जाहिर कर दिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके अपने न्यूक्लियस के दरमियान भी अट्रैक्शन है और साथ वाले एटम के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी अट्रैक्शन है। यानी ये इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के जरिए अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स लाइंग साइड बाय साइड, बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं। अब अगर इधर इस पर +5 फोर्स है, +5, तो इधर कितनी है ये -5। ये वाला न्यूक्लियस +5 अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला न्यूक्लियस ये -5 लगाकर अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, लिहाजा दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। ये इलेक्ट्रॉन अपने इन एटम्स की बाउंड्रीज को, ये ऑर्बिट को छोड़कर नीचे आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 भी नीचे आ जाते, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं किसी भी मेटल के एटम से। इसी तरह इस न्यूक्लियस पर भी, ये न्यूक्लियस की भी अट्रैक्शन है, ये +5, इस न्यूक्लियस की भी अट्रैक्शन है, ये -5, जो फोर्सेज हैं इक्वल हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो 0 हो गई एंड दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो बिकम्स फ्री। तो काफी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह फ्री हो जाते हैं, इस तरह फ्री हो जाते हैं। अब मैं जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं वो इस मेटल की सरफेस के ऊपर जहां चाहे मूव कर सकते हैं। मेटल की सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू द अनदर। ये ख्याल रखिएगा, जिस मेटल की मैंने बात की है, जो उसकी शीट ली है, उसी शीट के ऊपर इनकी मूवमेंट मौजूद है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन सी बन गया, इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर बन गया, इलेक्ट्रॉन सी। और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इन्वॉल्व होगी। थ्योरी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन सी बन गए। अब इनके दरमियान जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं वो रह गए हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन मेटल्स के। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक एक निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पीछे आयन्स बनते हैं। ये क्या बन गए हैं? ये आयन, ये मैंने आयन्स बना लिए। मेटल के वही एटम ये वाले जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन सी बना। इलेक्ट्रॉन थ्योरी
के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीछे आयन्स बच गए मेटल्स के। अब मैं कोई एक आयन ले लेता हूँ, फर्ज क्या ये वाला आयन है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, जिनकी तरफ मैंने एरोज लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि आयन जो है वो पॉजिटिव है। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन की बात की है, ये दैट इज जस्ट सपोज्ड, ये फर्ज किए हैं मैंने 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ये मेटेलिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी और मेटेलिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन सी, ये सारा किसका क्राइटेरिया है? ये मेटेलिक क्रिस्टल का। ये कौन सा है? मेटेलिक। तो ये पहले जो अब तक हमने डिस्कस किया था वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल थे। ये कौन से मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं? उनमें ये चंद एक चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। तो आपकी बुक पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दी हुई है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड। पहले मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में देखें, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सॉलिड्स आर पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सच एज आइस। जबकि मेटेलिक क्रिस्टल में देखें, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स in which metal atoms are held together by metallic bonds are known as metallic solid। जी दूसरा पॉइंट, 2 types of intermolecular forces hold them together, dipole dipole interaction polar जैसे कि आइस एंड शुगर। दूसरी वैन डर वाल फोर्सेज, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज नॉन पोलर के दरमियान। जबकि मेटेलिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इज इन्वॉल्व, डायग्राम भी बनी हुई है, एन इलेक्ट्रॉन सी सराउंडिंग कैटायन। और इसमें जो कैटायंस हैं दे लुक लाइक द शिप्स फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जी नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 4, दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, हम उनसे कोई ट्यूब कोई रॉड नहीं बना सकते। जबकि मेटल से दे मे बी मेलिएबल एंड डक्टाइल, हम उनसे चीज़ें ट्यूब सरी वगैरह ये बना सकते हैं। ये थे रीजनिंग क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक, एक चीज़ चलते चलते और बता दूं, ये ज़हन में रखिएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो उसकी जगह ये आएगा। जैसे शिप वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, जो पानी की मौजें हैं, वो उसके नीचे से आगे गुजरती रहती हैं। और क्वांटिटी ऑफ वाटर वो सेम रहती है शिप के नीचे, लेकिन पानी बदलता ज़रूर रहता है। बिल्कुल उसी तरह ये पॉजिटिव आयन्स के आसपास जो इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड कर रहे हैं, बदलते तो रहते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। ये था ऑल अबाउट किसके? मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा क्या हो गया? ये फिनिश। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम करेंगे चैप्टर नंबर 8।